नमस्कार दोस्तों, ओसोप कोडिंग पर आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ प्रोग्रामिंग के द्रोणाचार्य, प्रोग्रामिंग की फील्ड के एक ऐसे टीचर मौजूद हैं जिन्होंने कॉन्टेक्ट क्लासरूम में लगभग हजारों इंजीनियर्स को तैयार किया है और सर के द्वारा पढ़ाए गए इंजीनियर्स आज टॉप एमएनसीज में प्लेस्ड है। आज हम बात करने वाले हैं ओसोप कोडिंग के फाउंडर एंड मेंटर डॉक्टर धर्मेंद्र वाजपेयी सर। सर, काफी आपके बारे में ऐसा कहा जाता था कि सेंट्रल इंडिया में जीरो एरर प्रोग्रामिंग के लिए आप फेमस हुआ करते थे और अलग-अलग शहरों से बच्चे इंदौर में सिर्फ इसीलिए आते थे कि उन्हें डॉक्टर धर्मेंद्र वाजपेयी सर से पढ़ने का मौका मिलेगा। तो सर, आज जो हमारा उस वक्त कहा जाता था कि जीरो एरर प्रोग्रामिंग होती है, तो जरा आप बच्चों को ये बताइए कि जीरो एरर प्रोग्रामिंग का फंडा क्या है और किस तरह से अलग-अलग शहरों से, क्योंकि ऐसा भी हमने उस वक्त देखा था कि जो नॉन टेक बैकग्राउंड से भी थे बच्चे, वो भी आकर यदि आपके पास से कोडिंग सीख कर जाते थे, तो बड़ी-बड़ी कंपनीज में उनका प्लेसमेंट होता था। तो ये जीरो एरर प्रोग्रामिंग का हमारा क्या फंडा था? एक बार आप बच्चों को जरा बताइए। नमस्कार साथियों। आपने क्वेश्चन काफ़ी सटीक पूछा। एक्चुअल जब आईटी फील्ड का एक तरीके से इवोल्यूशन हुआ था और हम लोगों ने 1997-98 से ही कंटिन्यू ट्रेनिंग में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया था, क्योंकि उस समय आईटी कंपनीज के ऑप्शंस भी थे। कुछ फैमिली सिचुएशन थी जिसके कारण हमने इंदौर में ही आईटी ट्रेनिंग सेटअप करना स्टार्ट किए और शुरुआत के कुछ बैचेस में ही बच्चों को जिस तरह का रिस्पांस मिला, जिस तरह की उनकी कोडिंग फाउंडेशन डेवलप हुई, वहाँ से फिर एक सिलसिला चल निकला और अगले 5 से 7 सालों में लगभग सेंट्रल इंडिया के हर शहर से बच्चा इंदौर में सिर्फ प्रोग्रामिंग के कॉन्फिडेंस को लेकर आने लगा। और ये हमारे लिए खुशी की बात थी कि हमने करीब-करीब 15,000 इंजीनियर्स को जो है क्लासरूम ट्रेनिंग में डेवलप किया। और ख़ास बात ये रही कि वो जो इंजीनियर थे उनको जब कॉन्सेप्ट जीरो एरर प्रोग्रामिंग जो आपने पूछा था वो हमारी यूएसपी थी। हम लोग हमारे कैंपेन में कहते थे कि जहाँ प्रोग्रामिंग बच्चों का खेल है, मतलब ये हमारी पंच लाइन हुआ करती थी मार्केटिंग के अंदर। और जीरो एरर प्रोग्रामिंग हम लोग क्लेम करते हैं क्लासरूम में। जैसे नॉर्मली क्या होता है, अभी तो ट्रेंड है कि लैपटॉप पीसी हर स्टूडेंट के पास अवेलेबल है। हम जब टीचिंग प्रोग्रामिंग शुरू करी थी तो बहुत ज़्यादा उतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती थी। 5 या 10 बच्चों में से एक के पास इस तरह की सुविधा होती थी। उनको या तो इंस्टीट्यूट पे आके प्रैक्टिकल्स करना होते थे और या कॉलेज में उनको अवेलेबिलिटी रहती थी प्रैक्टिकल्स की। तो जीरो एरर प्रोग्रामिंग का थॉट ये था कि बच्चा क्लासरूम में ही, मतलब एक-एक लेक्चर में मेरे करीब 120 से 150 स्टूडेंट क्लासरूम में रहता था और एक व्हाइट बोर्ड पर सिंपली मार्कर से हम लोग कोड लिखते थे और एक सेमीकोलन की भी एरर अगर आ जाए तो फिर रिटर्न, ये वाला हमारा कॉन्फिडेंस था। वो चाहे उस ज़माने में कोबोल, पास्कल हो, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन थोड़ा उस समय उतनी पॉपुलर नहीं थी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उस समय पाइथन की उतनी बैचेस नहीं थी हमारे पास। लेकिन सी प्लस प्लस, जावा, एडवांस जावा, डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटाबेस, इनके अंदर मतलब मल्टीपल बैचेस होती थी। 4-5 लोकेशंस पे सेंटर अलग-अलग हुआ करते थे और बच्चे का वो भरोसा सिर्फ इस बात को लेके था कि अगर हम ऑनलाइन पर अगर कोडिंग सीखने जा रहे हैं, वाजपेयी सर के पास जा रहे हैं, तो वो 100% कोडिंग सीख के ही जाएँगे। और पेपर पे ही, पेपर पेन अगर लेके सिर्फ एक कॉपी और पेन लेकर स्टूडेंट आ जाए, तो वो जीरो एरर प्रोग्रामिंग पेपर पे ही परफेक्शन के साथ डेटा स्ट्रक्चर्स के कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स को पेपर पे ही कंप्लीट कर लेता था। और बड़ी से बड़ी कंपनीज़ के इंटरव्यू को वो ईज़िली, मतलब मैंने ये भी देखा है कि 2-2 ढाई-ढाई घंटे के भी टेक्निकल कुछ कंपनीज़ इंदौर आकर लेती थी। तो जब वहाँ 2 या 3 बच्चे ही मान लिया सिलेक्ट होता था, तो वो अल्टीमेटली हमारे ही किसी न किसी सेंटर का होता था। तो ये कॉन्फिडेंस स्टूडेंट ने भी दिया, उनका खूब प्यार मिला। सबसे बड़ी बात, हमने भी उनके साथ मन लगा के मेहनत की। कभी प्रोफ़ेशनली हमने स्टूडेंट को डील नहीं किया। कॉन्सेप्ट ये था, स्टूडेंट आ रहा है मतलब उसको हमें सिखाना है। कुछ चीज़ें रहती हैं कि जहाँ पर बच्चों को थोड़ा-सा फ़ोकस्ड वे में और प्लान्ड वे में अगर आप डिलीवर करते हो, उनके फाउंडेशन को अगर आप स्ट्रॉन्ग बना देते हो, तो फिर ये जो मैंने बात अभी आपसे बोली ज़ीरो एरर प्रोग्रामिंग की बातें जो पॉपुलर थी, वो इसीलिए वो कॉन्सेप्ट चला और हज़ारों इंजीनियर्स ने बड़ी मजबूती के साथ अपने करियर को बनाया। और मुझे ऐसा याद है कि मेरे साथ कहीं आज भी जुड़े हैं बच्चे जो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में काफ़ी सीनियर पोजीशन पे, अमेज़न में, एप्पल में। और ऑलमोस्ट चूँकि अब 25 ईयर्स हो गए हैं, तो आप शायद ही कोई कंपनी मुझे लगता होगी जहाँ पर हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट वर्तमान में नहीं होगा।
ये हम क्लेम कर सकते हैं आज इस बात को लेकर। सर, जैसा कि आपको कोडिंग की इस दुनिया में 25 साल का अनुभव है और मेरे हिसाब से शायद ही कोई ऐसा टीचर आज होगा जिसको 25 साल का एक्सपीरियंस है और वो अभी भी बच्चों को पढ़ा रहे। तो सर, सबसे पहले तो मैं सारे युवा इंजीनियर्स की तरफ से और जो भी आईटी फील्ड में जाना चाह रहे हैं उनकी तरफ से आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। और सर, मैंने ऐसा भी सुना था कि आपका ये क्लेम था, आप ये बोलते थे लोगों को कि अगर आपने कंप्यूटर की शक्ल भी नहीं देखी हो, आप जानते भी नहीं हो कंप्यूटर क्या है, तो भी आप उनको कोडिंग सिखा सकते ये तो पहले भी हम बोलते थे और आज भी बोलेंगे हैं। कि अगर सपोज़ कोई नोवाइस यूज़र है और उसने ये भी नहीं देखा है, इतना इनोसेंट बच्चा है कि उसने पता भी नहीं है कि कंप्यूटर आज भी कैसा दिखता है, हुँ, उससे भी हम पेपर पेन पे प्रोग्रामिंग सिखाने की एबिलिटी रखते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज एकेडमिक्स, बैकग्राउंड, सब कुछ छोड़ दें अपन। ये हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा पैटर्न, हमारी मेथोडोलॉजी है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि आपने कहा कि शायद मैं अकेला ही होऊँगा इसमें, वैसा नहीं है। काफ़ी सीनियर लोग हैं, मैंने भी जब देखा कहीं सीनियर्स लोग भी पढ़ाते हैं। हाँ, हो सकता है उनकी संख्या कम हो, पर इस समय जो स्टूडेंट की नीड है वो फंडामेंटल लेवल पर लर्निंग बड़ी स्ट्रॉन्ग मतलब ज़रूरत है। कंपनीज़ भी बच्चों में ये चाहती है कि उनका फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ये ज़रूर हम बोल सकते हैं कि आज उसकी नीड बहुत ज़्यादा है। जितना कॉन्सेप्चुअल बच्चा स्टार्ट लेगा, कॉन्सेप्ट के साथ अपनी जर्नी शुरू करेगा, उतना आगे उसको डीएसए और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को करने में, उसमें सक्सेसफुल होने में और बड़ी ड्रीम आईटी एमएनसीज़ को क्रैक करने में उसको हेल्प मिलेगी। ये बोल सकते हैं। सर, एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि काफ़ी बच्चों ने आपको ये चीज़ कही थी कि सर आप ऑनलाइन पर आ जाओ, सर आप यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू करो, हमको आपसे पढ़ना है, हम दूसरे शहर में रहते हैं। तो सर आप ज़रा हमको ये चीज़ बताइए कि यूट्यूब पर ओसोप कोडिंग को लाने का हमारा क्या पर्पज़ है और क्या वेल कंटेंट हम ये यूट्यूब पे डिलीवर करेंगे? ये एक्चुअल में सिचुएशन जब क्रिएट हुई थी, जब कोविड, सेकंड वाले कोविड, हुँ, फर्स्ट कोविड में हमने भी उतना ज़्यादा माइंड नहीं किया था इन बातों पे। सेकंड कोविड के बाद लकीली मेरे पास स्टूडेंट से ज़्यादा उनके पेरेंट्स, मतलब हुँ। वो पेरेंट्स जो मुझसे पढ़े हुए हैं एक ज़माने में। हाँ, हाँ। मतलब आज उनका जो बेटा-बेटी वो फर्स्ट ईयर में आ गए, हुँ, कंप्यूटर साइंस में, कोई 11th-12th में किसने आईपी ले लिया और वो नाउ दे आर प्लेस्ड इन बैंगलोर, मुंबई, पुणे और अब्रॉड हुँ, समवेयर इन एनी कंट्री। तो जब ऐसे 3-4 लोगों के मेरे पास रेगुलर वे में, मतलब 1 महीने 2 महीने के अंदर लगातार इस तरह के जब कॉल्स आए कि सर हम तो आपसे पढ़ लिए थे 2000 में या 2001-2 में, और अब आज हमारा बेटा जो है वो 17 इयर्स का हो गया और नाउ ही और शी इज़ एंटरिंग इन द फर्स्ट ईयर। तो अब सर उनके लिए क्या करें? हम तो उस समय हुँ, इंदौर हुँ, में हुँ। थे, पढ़ लिए थे आपसे। तो आपने क्यों नहीं स्टार्ट किया? सर अब हम मार्केट में इतना सारा देखते हैं, लेकिन चूँकि हम आईटी को समझते हैं, हमने ही प्रोग्रामिंग देखी है, तो वो सर जो आपने डिलीवर किया वो अभी हमें आज भी मिलता नहीं है। वो वैक्यूम लगातार बना हुआ है। जब ये फीडबैक आया फिर मैंने उसको थोड़ा-सा सीरियस लेना स्टार्ट किया कि जब जिनको मैंने पढ़ाया उनके बच्चे भी आज कहीं न कहीं कॉलेजेस में एंटर हो रहे हैं। तो फिर हमने स्टडी की, पूरा मार्केट को समझा कि आईटी ट्रेनिंग का जो इंडियन मार्केट है उसमें करंट में कौन से प्लेयर्स हैं, कौन से टीचर्स हैं। तो ये देखा कि काफ़ी यंगस्टर्स हैं हुँ, और बहुत अच्छी मेहनत भी कर रहे हैं। हुँ, तो मैंने पाया कि काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अब मैं नाम तो कितने के लूँगा इसमें से, पर ये है कि मैंने देखा अलग-अलग, समझ लीजिए कि ऐसे 50 से ज़्यादा अलग-अलग चैनल या जो पर्सनल लेवल पे जिन्होंने फाउंडेशन लेवल की, एडवांस लेवल की ट्रेनिंग दी है, उनके चैनल्स पे जाके भी मैंने उनके कंटेंट को देखा है। तो मेहनत काफ़ी अच्छी सब कुछ है, लेकिन सबकी अपनी एक लिमिटेशन है। हुँ। तो मुझे ऐसा लगा कि आज भी शायद जो कंट्री वाइड जो बच्चा आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, ट्रिपल आईटीज़ में या उन टॉप इंस्टीट्यूट्स में जहाँ पर उसे बहुत बड़े पैकेज की एक संभावना बनती है, एक पॉसिबिलिटी बनती है, और वो पॉसिबिलिटी सिर्फ़ इसलिए वो अपॉर्च्युनिटी मिस हो जाती है कि उसका फंडामेंटल या फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्योंकि जब तक हम कोडिंग फाउंडेशन, प्रोग्रामिंग फाउंडेशन या हम ये बोलें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अगर डेवलप नहीं करेंगे, तब तक फिर वो जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग वाला जो सेगमेंट है या डीएसए में अपने आप को कमांड करना, डेटा स्ट्रक्चर्स इन एल्गोरिथम में, क्योंकि जब तक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक उसके एप्लीकेशन को यूज़ करना तो बहुत दूर की बात है अभी। हुँ। फिर उन एल्गोरिथम्स को कहाँ कैसे अप्लाई करना है। तो फिर ये सब मैंने पाया कि अभी एक बड़ा वैक्यूम है इस मार्केट में, और ख़ासकर
सीनियर टीचर्स की मुझे शायद ऐसा लगा कि हो सकता है वो रहे हों और उन्होंने अपने आप को आईटी डेवलपमेंट या उसमें कहीं सर अपने आप को एक्सपीरियंस की थोड़ी एक वो रहती है, इतना एक्सपीरियंस अभी वाले टीचर्स हमको इजीली यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होते, जिनको आपके जितना या नहीं, अच्छा खासा मैंने बताया एक्सपीरियंस आपको रहे। कि यंगस्टर भी काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, पर हम्म, ये ज़रूर है कि क्योंकि उनका एक्सपीरियंस अभी कम है, तो वो हाँ, शायद उतना वो टच नहीं दे पाते होंगे, जो एक बोलते हैं ना जादुई जो हम्म, आउटपुट आना हम्म, चाहिए, हम्म, जो बच्चों को कि अगर उसने कॉन्फिडेंटली किसी सीरीज पर आके या किसी प्रोग्रामिंग सीरीज में आकर समय अगर दिया, एक-एक वीडियो को प्रॉपर्ली देखा, सुना और उसको लेके प्रैक्टिकल्स भी किए, तो फिर उनमें 100% बदलाव होगा। तो अभी चूँकि जब हमने इनऑल एनालाइज़ किया, चीज़ों को समझा, अपनी टीम से बात करी और ये पाया कि अभी अक्रॉस इंडिया एटलीस्ट कम से कम हम ये सोचें कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं और काफ़ी मेहनत करके जिन्होंने अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लिया, लेकिन प्रोग्रामिंग फाउंडेशन और आगे जो एडवांस लेवल की ट्रेनिंग है, उसमें भी बहुत बड़ा वैक्यूम है। कई बार क्या होता है, चूँकि स्टूडेंट को तो पता ही नहीं कि प्रोग्रामिंग में क्या है। मैथ्स के बैकग्राउंड से ऑलरेडी वो होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये सब पढ़ा हुआ होता है। छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आते हैं, तो उनको पता होता है कि इन सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक कितना बड़ा रोल प्ले करता है। प्रोग्रामिंग कई बार एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें वो इस पार्ट को लेके कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि जो व्यक्ति डिलीवर कर रहा है, वही सही है, नहीं है। क्योंकि जो भी पढ़ा रहा है व्यक्ति उनके लिए नया है सब कुछ। तो उन्होंने हर एक नए व्यक्ति से कुछ सीखा, समझा, लेकिन जब उनने अपना असेसमेंट किया, जब किसी कंपनी को फेस किया, वहाँ जाके वो रेशो सिलेक्शन सक्सेस का जो है, जो परसेंटेज ऑफ सक्सेस है, वो कंपैरेटिव कम होता है। तो कम होने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जो कंपनी का असेसमेंट क्राइटेरिया उसमें वो मैच नहीं होते हैं। कई बार हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में फॉल्स जो असेसमेंट के बेसिस पर भी अपने आप को धोखे रखते हैं चीज़ों में। तो यंग इंजीनियर्स से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि थोड़ा-सा अपनी इन ऑल एकेडमिक्स, ओवरऑल पर्सनैलिटी सब कुछ अपना असेसमेंट करने के बाद ही हमको अपने ट्रैक को डिसाइड करना चाहिए कि वेदर वी शुड गो फॉर द कॉम्पिटिटिव कोडिंग और टुवर्ड्स डेवलपमेंट। तो 2 बड़े रास्ते हैं, या तो हम कॉम्पिटिटिव कोडिंग डीएसए वाले रास्ते पे जाके अपने एफर्ट्स करें और या फिर हम सीधे-सीधे डेवलपमेंट वाले ट्रैक पे अपने आप को लेके जाएँ। ये एक बड़ा कन्फ्यूज़न है, मैं समझता हूँ जो भी साथी, जो स्टूडेंट आज अगर चैनल पे सुन रहे होंगे, तो उन्हें भी इस बात का एहसास होगा कि हर व्यक्ति सब चीज़ों के लिए नहीं बना है। अगर 100 स्टूडेंट मान लिया एक सैंपल में होंगे, तो सबको आप एक ही ट्रीटमेंट से नहीं कर सकते कि आपने सबको एक जैसा ट्रेनिंग कर दिया और वो कुछ चेंज होंगे। आपको समझना पड़ेगा उनका नेचर क्या है, परसेंटेज वाइज़ उनको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि फाउंडेशन लेवल तक आपको सबको एक जैसा लेके जाना है। उसके बाद की दिशा अलग-अलग हो सकती है, डाइवर्जन हो सकता है, लेकिन बेस्ड ऑन असेसमेंट। बिना असेसमेंट के, चाहे वो उनके एकेडमिक का हो, उनकी खुद की पर्सनल स्किल्स का हो और टेक्नोलॉजी फाउंडेशन लर्निंग का हो। ये सारी बातों का एक इक्वल उसमें रोल है। हो सकता है मैं आगे किसी सेशन में ये बातें भी हमारे इंजीनियर्स के साथ डिस्कस करूँगा, जिससे उन्हें डिसीज़न लेने में आसानी हो। समय आएगा तो हम बात करेंगे उस पे। तो सर ये जो हमारा ओसोप कोडिंग का जो यूट्यूब चैनल है, तो यंगस्टर्स को या हम लोग जब आएँगे इस चैनल पर तो हमको क्या-क्या इस चैनल पर डिलीवर होगा? और क्या यूट्यूब चैनल के अलावा भी हमारा कोई मॉडल है जहाँ पर हम आकर कोडिंग सीख सकें? 2 तरह की बातें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। पहली तो जो चैनल अभी हमारे सामने भी ओपन है, हुँ, क्योंकि हमने लास्ट ट्यूसडे से, मंगलवार के दिन से हमने कुछ वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट किए हैं। लगातार काम भी चल रहा है, तो अभी सी ओ सी प्लस प्लस की एक फाउंडेशन सीरीज़, हुँ, जो कि अगर कैंपस प्लेसमेंट को लेके बच्चों की इच्छा है कि पहले उतना हम फाउंडेशन को डेवलप करें, वैसी एक सीरीज़, एक इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज़ है। कई बार स्टूडेंट को डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में कन्फ्यूज़न होता है कि कौन-कौन से आईडीई प्लेटफ़ॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं और किनके थ्रू हम लोग कंफर्टेबली अपनी जर्नी को ले जा सकते हैं। हुँ, एक सीरीज़ जो जैसे आपने प्लान की टेक न्यूज़ को टेक लेकर, न्यूज़। इसके अलावा हम लोग एक्सपर्ट टॉक भी इसमें रखेंगे, जिसमें टॉप आईटी एमएनसीज़ के इंक्लूडिंग गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, एप्पल और भी जो इक्विवेलेंट नाम हैं, वहाँ के सीनियर प्रोफेशनल जो या तो मुझसे पढ़े हैं या जिन्होंने मेरे साथ स्टडी करी है, हुँ, वो लोग उन पोजीशंस पे आज हैं। तो वो लोग भी चैनल पर आएँगे और स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे कि उन कंपनीज़ की नीड क्या है और किन बातों को लेकर हमें अपनी प्रिपरेशन करना चाहिए।
तो इस तरह की सीरीज लगातार चैनल पर होगी और बहुत जल्दी जो है सभी तरह की प्लेलिस्ट हमारी मार्केट में होगी। एक तो CO++ हमारा पहला प्लान है। एक कैप्सूल सीरीज भी हम लोग लेके आ रहे हैं जिसमें लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट, टिप्स और ट्रिक्स वाले पार्ट को कवर करेंगे हम लोग। फिर जावा का एक बिगिनर्स का ट्रैक हम लोग अलग डेवलप करेंगे और एक डेवलपर्स का ट्रैक। वैसे ही पाइथन में भी एक बिगिनर्स का ट्रैक अलग होगा, जिन्हें लैंग्वेज सीख के हो सकता है कोई और ट्रैक पे एंटर होना, और एक डेवलपमेंट वाला ट्रैक अलग होगा जहाँ पर लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग और उसकी डेप्थ ज़्यादा हो। तो ये और इसके अलावा जितनी भी लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे वो .NET का ट्रैक हो या फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का ट्रैक हो या क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस का या सोल्यूशन डेवलप करने का ट्रैक हो, जावा में J2E वाला जो पार्ट है एडवांस एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशंस अगर बनाने की बात होगी, तो इनको लेकर फ्री लेक्चर्स की सीरीज भी हमारी होगी। और साथ में ओसोप कोडिंग का मोबाइल ऐप भी अवेलेबल होगा, जिसमें लाइव पेड क्लासेस भी स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होंगी। हालांकि इस चैनल पर सफिशिएंट कंटेंट होगा, फिर भी स्टूडेंट चाहते हैं ज़्यादा प्लान कंटेंट हो, तो हमारे ऐप पर, ओसोप कोडिंग के ऐप पर आपको हमारे यंगस्टर्स को लाइव क्लासेस भी अवेलेबल होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस का भी फुल पैक्ड सिस्टम जो होता है जिसमें टेस्ट, असाइनमेंट, असेसमेंट सब कुछ कवर होगा। लगभग हर टेक्नोलॉजी के लिए दोनों रास्ते अवेलेबल होंगे। यूट्यूब चैनल के थ्रू बच्चा कनेक्ट हो सकता है, लर्निंग मैनेज कर सकता है, डेवलप कर सकता है, और ऐप के थ्रू भी ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में क्लासेस ले सकते हैं। अब सर जैसा आप कहते हैं, और मैंने भी काफ़ी ऐसा देखा है कि जो लोग नॉन टेक बैकग्राउंड से होते हैं या कॉमर्स की फील्ड से हुए, आर्ट्स की फील्ड से हुए, तो आपने उन लोगों को भी कोडिंग सिखाई है। तो सर ऐसा क्या फंडा हम इस्तेमाल करते हैं, ओसोप कोडिंग पर भी हमको आपके वीडियोस देखने को मिले, तो ऐसा क्या फंडा है अपने पास कि हम कोडिंग को इतना सिंपल बना दें? बिल्कुल, हमारी एक यूएसपी रही है, आज से नहीं, करीब-करीब 97-98 से मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब हम कोडिंग को डिलीवर करते हैं, टीचिंग को प्रोग्रामिंग को डिलीवर करते हैं, तो उसको सिंपल बनाने का मॉडल ये है कि एक तो स्टूडेंट टाइम लेके कुछ सीखे। बहुत जल्दी में और फास्ट फूड लेवल पर अगर हम कोडिंग सीखने जाते हैं, जो कि मैं बताना चाहूँगा हमारे स्टूडेंट्स को भी कि अगर हम जो फाउंडेशन लेवल की जर्नी है, अगर उसे बहुत जल्दी में करने की कोशिश करेंगे, तो उससे 3 गुना टाइम आपका फ्यूचर में वेस्ट होने वाला है। आज अगर हमने थोड़ा-सा भी इग्नोर किया, कुछ कॉन्सेप्ट को जल्दी में पढ़ने की कोशिश करी, तो ये आपका 3 गुना टाइम ले लेगा आगे। जब जॉब सर्चिंग करोगे, जब आप अपना असेसमेंट करोगे, देन एवरी टाइम यू विल गेट टू नो अबाउट द फंडामेंटल पार्ट एंड यू विल फील दैट वी आर लैकिंग समवेयर। तो वो जो पार्ट, पर्टिकुलर पार्ट है, उसको लेके मेरा जो सजेशन है वो ये रहता है कि आप शुरुआत में थोड़ा समय दो चीज़ों को। इसलिए हमने हमारे लेक्चर्स की टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा रखी है। ज़्यादा इसलिए कि बच्चा एक-एक कॉन्सेप्ट को समझे। हम ऐसा नहीं करते कि फर्स्ट डे ही हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाना है, और सभी जो ट्रेंड मार्केट में कि लैंग्वेज जब स्टार्ट होती है तो बस हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर काफ़ी दिनों बाद वो प्रोग्राम आता है ओसोप कोडिंग के किसी भी चैनल में, जब चाहे वो किसी भी लैंग्वेज की सीरीज आएगी, तो इतनी जल्दी में कुछ नहीं होगा, सब कुछ बड़ा आराम से और इत्मीनान से बनेगा, जिससे कि बच्चे भी प्रॉपरली उसको डाइजेस्ट करें, उसमें अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएँ। और दूसरी बात कि आसान क्यों है? हमारा जो पैटर्न है, बिगिनर्स लेवल की जितने प्रोग्रामिंग की हमारी सीरीज आएगी, चाहे वो C++ की हो, जावा की हो, पाइथन की हो, इन सब सीरीज में जो इनिशियल लेवल की लर्निंग है, जो पहले 20, 25, 30 दिन इंपॉर्टेंट माने जाते हैं फाउंडेशन को, अपनी जड़ों में पानी डालने के, वहाँ पर हम लोग फ्लो चार्ट बेसिस पर अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। बच्चा एक-एक छोटे-छोटे प्रोग्राम्स का फ्लो चार्ट बनाएगा। उसके लिए वो डिसीजन टेबल सामने होगी उसके पास, अगर कंडीशंस आ रही हैं तो। डिसीजन ट्री बनाएगा, कई बार उसको नीड होगी तो। या फिर हम लोग एग्जीक्यूशन टेबल बनाएँगे, जिससे कि वो अगर मान लिया लूप्स में या इटरेशंस में काम कर रहा है, तो एक-एक स्टेप को चले आके देखे और उसकी एंट्री पोस्टिंग करे पेपर पे ही। मतलब पेपर पे ही वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि जब वो मशीन पर कोड लिखने जाएगा तो बहुत फॉर्मल हो जाएगा। उसको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोड लिखने ही नहीं आएगा मशीन। पेपर पे ही चला के इतना अपने आप को कॉन्फिडेंस बिल्ड कर चुका होगा। तो ये हमारी यूएसपी रही है, और अभी भी जब आगे वीडियोज़ हमारे रेगुलर अपलोड हो रहे हैं, तो जब लूप्स के वीडियो आएँगे और इस तरह के कॉन्सेप्ट जब आना शुरू होंगे, तो स्टूडेंट खुद उस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे। या मेरा ये भी क्लेम है कि जिन्होंने पहले भी 1-2 बार अगर प्रोग्रामिंग सीख रखी है और पहले
रोड मैप वाले लेक्चर से अगर वो इस सीरीज पर एक-एक लेक्चर को गंभीरता से सुनेंगे 1 बार 2 बार, तो उन्हें प्रोग्रामिंग एक्सपर्टीज़ डेवलप करने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये मैं कॉन्फिडेंस से क्लेम करता हूँ। सर, बच्चों के मन में एक हमेशा से एक डर रहता है कोडिंग और प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले कि हम ऐसी प्रोग्रामिंग कैसे सीखें कि जिससे हमारे प्लेसमेंट्स आसान हो जाए। और चूंकि आज हम आईटी सेक्टर में देख रहे हैं कि ले-ऑफ्स भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो हम ओसोप कोडिंग पर बच्चों को ऐसा कैसा कंटेंट हम डिलीवर करेंगे जिससे उनका प्लेसमेंट भी उनका ईज़ी होगा और कल को यदि ले-ऑफ की स्थिति बनती है, तो हमारे यहाँ के जो कोडर्स होंगे वो इतने तैयार होंगे कि कोई कंपनी उनको ले-ऑफ में छू नहीं पाएगी। ये जो आपने प्रश्न पूछा, ये कहीं न कहीं मैं अपनी बात में भी इस बारे में बात करता हूँ। रीज़न ये है कि हम क्योंकि फाउंडेशन लेवल पर बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग करते हैं। बच्चा इतना कॉन्फिडेंट होता है कि जब क्योंकि हर कंपनी, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेज़न हो या जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, दोस्त दे आर ऑफरिंग हायर पैकेज, या फिर वो सर्विस बेस्ड कंपनीज़ जो 5 टू 7 8 लाख के बीच का कोई इनिशियल ऑफर दे रही है कॉलेजेस में, टियर 2, टियर 3 लेवल के कॉलेजेस में भी। तो यहाँ 2 तरह का असेसमेंट स्टूडेंट के बीच में आता है। अगर हम किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को लेके अपने आप को तैयार करते हैं, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स का एकेडमिक का भी रोल है, वो किस इंस्टीट्यूशन को बिलॉन्ग करता है उसका भी रोल होगा। और उसके बाद फिर अगर उसने फाउंडेशन लेवल पर बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बना लिया, सी प्लस प्लस, जावा, जो भी लैंग्वेज चूज करना हो, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनीज है उनका इस बात को लेके कोई अटैचमेंट नहीं कि आप किस लैंग्वेज के थ्रू आ रहे हो। आप जब एल्गोरिथम्स को सॉल्व करोगे या जब कोड लिखेंगे किसी लैंग्वेज में, तो किसी बड़ी कंपनी को इस बात से मतलब नहीं कि आप सी प्लस प्लस के कोडर हो या आप जावा में कोड लिख रहे हैं या फिर पाइथन में लिखते हैं या फिर जावा स्क्रिप्ट के साथ आप कोडिंग करते हैं। लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। कंपनीज को फोकस है कि आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो कितना स्ट्रांग है, आपकी अप्रोच अल्गोरिथमिक है कि नहीं है। अगर आज हम कोई प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्यूशन कितने पॉसिबल तरीकों से डिज़ाइन हो सकता है। अगर सॉल्यूशन, सपोज आपने 4 सॉल्यूशंस दिए, तो सॉल्यूशन 1 की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो किस लेवल का परफॉर्मेंस देती है स्पेस और टाइम के रिस्पेक्ट में। सॉल्यूशन 2 क्या कर रहा है, 3 क्या कर रहा है, 4 क्या कर रहा है। तो स्टूडेंट के पास ये ऑप्शंस होना चाहिए, उसके पास असेसमेंट होना चाहिए कि मुझे प्रोग्राम्स को याद नहीं करना है। अगर कोई प्रॉब्लम मेरे पास एट रैंडम आती है किसी कंपनी में, तो उसके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस होना चाहिए। फिर उसकी ये कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो एनालाइज कर पाए कि अगर मैं सॉल्यूशन के साथ आगे जा रहा हूँ, तो ये सॉल्यूशन कितना टाइम टेकिंग है, कहीं ये प्रोसेस, कहीं ये एल्गोरिथम किस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्यूशन देगा। इसकी जिस दिन अवेयरनेस बच्चों को हो जाएगी और स्टूडेंट ये समझने लग जाएगा कि मेरे पास जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस है उसमें ये बेस्ट है, तो वो सॉल्यूशन जब वो सजेस्ट करेगा किसी इंटरव्यूअर को, तो वहाँ जाके इंटरव्यूअर को कहीं ना कहीं संतुष्टि होगी और वो फिर उस स्टूडेंट पे ट्रस्ट करेगा। तो यहाँ पर मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि स्टूडेंट प्रोग्राम को याद नहीं करे, हमेशा उसकी अप्रोच कैसे होना चाहिए, थोड़ी सी ग्रासरूट लेवल पे स्ट्रांग फंडामेंटल बने होंगे, तो वो मल्टीपल सॉल्यूशंस के बारे में सोच पाएगा। डे टू डे की प्रैक्टिस यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जिसने प्रैक्टिस की है उसी के पास ऑप्शंस होंगे सॉल्यूशंस के, और वही स्टूडेंट ही बता पाएगा कि कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है। हालांकि ये स्थिति अभी जो मैं समझता हूँ मार्केट सिनारियो, तो 5% स्टूडेंट अगर इस फिल्टर में भी मतलब सेट हो पाते हैं, जबकि 30% डिजर्व करते हैं। एक बड़ा डिफरेंस है, इस बात को समझना जरूरी है। हाँ, जिन्हें डेवलपमेंट में जाना है, तो वो किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए जो बेसिक नीड है कि आप एप्टीट्यूड लेवल पर थोड़ा सा स्ट्रांग हो, कम्युनिकेशन आपका है, और एवरेज लेवल की प्रोग्रामिंग स्किल भी वहाँ पर सपोर्ट करती है और स्टूडेंट उस कंपनी को क्रैक कर लेते हैं। सर, बहुत ही काफ़ी नॉलेजेबल बात आपने प्लेसमेंट से रिलेटेड बताई, क्योंकि बच्चा निश्चित रूप से हड़बड़ी में करता है शुरुआत, तो फंडामेंटल्स उतने स्ट्रांग नहीं हो पाते, तो जिससे प्लेसमेंट में दिक्कतें आती हैं। अब सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ओसोप कोडिंग पर हमको फैकल्टी पूल क्या मिलता है? किस एक्सपीरियंस के फैकल्टीज़ रहेंगे? क्या-क्या कोर्सेज़ रहेंगे? एक बार सर ब्रीफ में आप बच्चों को फैकल्टी को लेकर जैसे एक तो अभी मैं साक्षात के सामने उपलब्ध हूँ, तो मैं भी टीचर्स के रूप में अवेलेबल रहूँगा यहाँ पर। साथ में मेरे ब्रदर हैं, वो भी करीब करीब 18 से 20 ईयर्स का उनका भी एक्सपीरियंस हो चुका है।
वो भी एज ए ट्रेनर और एडवांस टेक्नोलॉजीज की ट्रेनिंग में रहेंगे। इसके अलावा हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनका ट्रेनिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है, जो मेरे साथ पहले ट्रेनिंग में रहे हैं, आज काफ़ी रिनोन कंपनीज में या अलग अलग कंट्रीज में। तो वो स्टूडेंट भी ईगरली इस चैनल का वेट कर रहे हैं और उन्होंने मुझे कमिट किया है कि सर हम लोग, चाहे वो मतलब एडवांस J2E लेवल की ट्रेनिंग हो या मशीन लर्निंग डेटा साइंस में एडवांस लेवल की ट्रेनिंग हो, कोई भी, मतलब मैं नाम कितने बोलूं टेक्नोलॉजी के, क्योंकि जब इतना इतना बड़ा सब कुछ सिस्टम है तो उसमें हर टेक्नोलॉजी को लेके मेरे पास ऑप्शंस हैं। मुझे उनमें से भी किसी को चूज़ करके और हमारे स्टूडेंट के लिए लेकर आना है, ताकि स्टूडेंट्स को वो कॉन्फिडेंस रहे जो जो मुझ पर कॉन्फिडेंस हुआ करता है और टीम में रहता है, उसी एक्सपीरियंस की पूरी टीम रहेगी। मतलब मुझे लगता है शायद 15 ईयर से नीचे का कोई भी एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति शायद इस चैनल पर स्टार्टिंग में कहीं कुछ पढ़ाने आएंगे। ये मैं क्लेम कर सकता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि मेरा 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मेरे साथ जो टीम है, मैं ऐसा फ़िल्टर ले सकता हूँ जिसमें मैं 15 ईयर्स अबव एक्सपीरियंस के काफ़ी ट्रेनर्स को इस ओसोप कोडिंग के प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ूंगा आने वाले समय में, और वही कम्युनिटी हमारे स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट में भी हेल्प करेगी। मतलब शायद ओसोप कोडिंग आने वाले समय में रेफरल, क्योंकि एक बड़ी नीड होती है, स्टूडेंट जानते हैं कि जब किसी बड़ी कंपनी में एंटर होना और ड्रीम पैकेज को क्रैक करना हो, और अगर आपके पास रेफरल अवेलेबल हो जाए तो वो सोने पे सुहागा वाली स्थिति बन जाती है कि आपका नॉलेज भी है, लेकिन आपके नॉलेज को बताने वाला एक रेफरेंस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं अंदर हो। तो संभवतः मुझे लगता है शायद अगले कुछ महीनों में, मैं एक दिन में तो मुझे भरोसा है कि राजवाड़ा नहीं बनता है। मैं इस हवा में कुछ भी बात नहीं करना पसंद करता हूँ, मेरे नेचर में ही नहीं है। लेकिन आगामी कुछ महीनों में संभवतः सभी को स्पष्ट हो जाएगा कि अ, इतनी बड़ी संख्या में प्लेसमेंट रेफरेंसेस, जिसको मैं सार्वजनिक भी करूँगा, मैं उनको सार्वजनिक भी करूँगा, ताकि स्टूडेंट जब इस चैनल पर आके तैयारी करेंगे या हमारे ऐप के थ्रू मान लिया डिफरेंट कोर्सेज में आ रहे हैं, तो उनके पास एक बहुत बड़ा पूल रेफरेंसेस का होगा, जो कि प्लेसमेंट में भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करे। क्योंकि मैंने 2010, 11, 12 में हमारा एक ब्रांड है ऑक्टोबस, हमने स्टार्ट किया था, जो IT फिनिशिंग स्कूल था। हमने कई रिनोन्ड ब्रांड जो पुणे, बेंगलोर और कई सिटीज़ से इंदौर रिक्रूटमेंट के लिए आए थे, और हमने एक एक बार में बड़े-बड़े ड्राइव मेरे खुद के ट्रेनिंग सेंटर्स पे किए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जिन कंपनीज़ को मैं इतना पहले अगर अपने स्टूडेंट्स के लिए लाया था या लाता हूँ, तो फिर मुझे वो प्रॉब्लम नहीं आएगी कि अगर मैं अब डिजिटल मोड में हूँ, और अब तो ऑनलाइन असेसमेंट की सारी सुविधाएँ, सारे कोडिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं असेसमेंट के लिए। बच्चों के स्कोर्स हैं कहीं कोडिंग प्लेटफ़ॉर्म्स में, कहीं कम्युनिटीज़ में, कहीं कॉम्पिटिशन में उन्होंने अपना स्कोर मेंटेन किया हुआ है। तो ऐसे स्टूडेंट को छाँटना या उन्हें अपॉर्चुनिटी देना अब बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा रोल प्ले करेगा और बड़ा माइलस्टोन साबित होगा यूट्यूब लेवल के किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा सब यंगस्टर्स और सब यंग आईटी प्रोफेशंस की तरफ से कि आप यूट्यूब पर आए और इतने अच्छे फैकल्टी पूल के साथ अब हमें कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा। तो सर इंतज़ार रहेगा कि ओसोप कोडिंग के चैनल पर इसी तरह से वीडियोज़ डलते रहे और हम जल्दी से जल्दी इस चैनल पर डलने वाली वीडियोज़ को देखकर एक अच्छे कोडर, एक अच्छे प्रोग्रामर बने। धन्यवाद सर, बहुत-बहुत। थैंक यू सर। थैंक यू।